साहित्य सागर के पद्य भाग के 5th चैप्टर मेघ आई कविता, जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर व्यास सक्सेना जी। तो इस कविता का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और कवि के जीवन परिचय के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में मैं आपको कठिन शब्द के अर्थ भी बताती चलूंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कवि के जीवन परिचय से। तो सर्वेश्वर व्यास सक्सेना जी हिंदी के नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनका जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो नई कविता के कवि माने जाते हैं। जीवन परिचय, नई कविता, ठीक है। जन्म हो गया इनका 15 सितंबर 1927 और इनका जन्म जो है वो बस्ती में हुआ था, उत्तर प्रदेश, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम है श्री विश्वेश्वर दयाल सक्सेना। विश्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, और इनकी पढ़ाई जो है वो BA MA इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की और इसके बाद इलाहाबाद में ही AG ऑफिस में ये प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कुछ समय के लिए कार्यरत रहे और इसके बाद 1955 ईस्वी में यानी 1955 ईस्वी में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई और सहायक संपादक इन्हें हिंदी विभाग में नियुक्ति किया गया, इन्हें हिंदी समाचार विभाग में। और इसके बाद ये दिल्ली रेडियो स्टेशन, लखनऊ रेडियो स्टेशन और भोपाल रेडियो स्टेशन, इन सभी जगहों पर इन्होंने कार्य किया। और जब 1964 ईस्वी में दिनमान पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, दिनमान पत्रिका का प्रकाशन के जो संपादक थे, प्रमुख संपादक, वो हैं श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये एक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, प्रमुख साहित्यकार हैं ये। तो अज्ञेय जी के आग्रह पर ये दिल्ली चले गए और इन्होंने अपने पद से मुक्त होकर के वो दिल्ली चले गए। ठीक है, तो 1964 ईस्वी में इन्होंने दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, तो 1955 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक के उसमें काम किया। ठीक है, तो लगभग 8-9 साल इन्होंने काम किया और ऑल इंडिया रेडियो हम कहें या आकाशवाणी भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आकाशवाणी। फिर है 1964 में दिनमान पत्रिका, जो कि एक मासिक, एक साप्ताहिक पत्रिका है ये दिनमान पत्रिका, तो इसके सहायक संपादक हुए। ठीक है, इसके एक स्तंभ निकलता था दिनमान पत्रिका में, चर्चे और चरखी। ये एक व्यंग शैली में लिखा गया एक कॉलम था जिसमें चुटीले व्यंग किए जाते थे, जो सामाजिक उस समय की जो स्थिति थी उस पर। तो ये जो कॉलम था ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ इनका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 1982 में, ठीक है, 1982 ईस्वी में इन्हें बाल साहित्य पराग के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये एक साप्ताहिक पत्रिका हो गई। फिर 1982 में एक
मासिक पत्रिका है पराग, जो कि बाल पत्रिका है, बाल साहित्य है। ठीक है, इसके संपादक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। सक्सेना जी जो हैं वो केवल एक कवि के रूप में ही हिंदी साहित्य में नहीं है, बल्कि एक साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और पत्रकार होने के साथ साथ ये एक बाल साहित्यकार भी थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र का जो बाल साहित्य है, जब तक वह समृद्ध नहीं होगा तब तक उसका भविष्य भी जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य की भी रचना की। तो इनकी कुछ प्रमुख कविताएं और प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं हम लोग। तो इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, जैसे खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, कुछ आपकी पुस्तक में भी हैं, काठ की घंटियां। ठीक है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। सूनी नाव, कुआनो नदी। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके उपन्यास हैं, जैसे सोया हुआ जल। ठीक है, सोया हुआ जल ये इनका उपन्यास है। और बकरी है, हवाला, कल भात आएगा, ये इनके नाटक हैं। ठीक है, बकरी, कल भात आएगा और हवालात, ये सभी इनके नाटक हैं। और लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ बाल साहित्य लिखे, जैसे बतूता का जूता, इनकी बाल कविता है बतूता का जूता। और महंगू की टाई। ठीक है, ये हो गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने नेपाली कविताएं और शमशेर जैसी कृतियों का संपादन भी किया। ठीक है, इनकी जो साहित्यिक जो विषय होते थे वो सामाजिक चेतना से ही होते थे। और इसके अतिरिक्त इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सहज और सरल होती थी, क्योंकि हिंदी ही भाषा है इनकी, खड़ी बोली हिंदी, तो ये बहुत ही सहजता से लोगों को समझ में आ जाती थी। इसके अतिरिक्त इनकी जो साहित्यिक सेवाएं थी उसके लिए इन्हें 1983 में यानी 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनकी जो कविता है खूंटियों पर टंगे लोग, इस कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ठीक हो गया। और इनकी मृत्यु जो है वो 23 सितंबर को हुई थी 1983 में। ठीक है, मृत्यु हो गई 23 सितंबर 1983 में। ठीक है, 23 सितंबर 1983 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये जीवन परिचय हो गया। इसके कुछ मुख्य पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखने हैं वो है, जैसे कि वो नई कविता के कवि हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ, बस्ती उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री विश्वेश्वर दयाल सक्सेना, और इन्होंने दिनमान पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य किया, पराग पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं लिखनी है आपको, कुछ जो उपन्यास हैं ये हो गए आपके, कुछ बाल साहित्य हो गए जैसे बतूता का जूता, महंगू की टाई। ठीक है, और इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला 1983 में, जो कि इनकी कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 23 सितंबर 1983 को हुई। ये कुछ मुख्य पॉइंट हो गए जीवन परिचय के लिए। अब हम लोग आपकी कविता में जो एक्सप्लेनेशन है
उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेघ आए कविता जो है वो उसका संदर्भ अगर आप लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य सागर के मेघ आए कविता से ली गई है और इसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर व्यास सक्सेना जी। और इस कविता के माध्यम से कवि ने गांव की जो प्राकृतिक सुषमा है उसका वर्णन किया है, साथ ही मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण किया है। यानी मेघ के माध्यम से गांव में आए हुए दामाद के आने से जो आगमन से जो उल्लास उत्पन्न होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो अब पहले आप ये जान लो कि मानवीकरण किया है। यानी बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि आपकी पुस्तक में जितनी कविताएं हैं उसमें से एकमात्र ये कविता है जिसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु या प्रकृति का किसी मनुष्य के रूप में चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो इस कविता में मेघ का जो वर्णन है वो एक दामाद के रूप में मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आप लोगों को इस कविता की जो एक्सप्लेनेशन करूँगी उसमें आप ये ध्यान रखना कि पहले मैं आपको जो पंक्तियाँ दी हुई हैं प्रकृति के रूप में उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी और उसके बाद दामाद के रूप में जो उसका मानवीकरण किया गया है उसके बारे में मैं बताऊँगी, ताकि आपको दोनों के बारे में क्लियर रूप से आपको पता चल जाए। क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं पता चलेगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो व्याख्या को अच्छे से समझने के लिए, बिल्कुल ढंग से समझने के लिए आपको ये आवश्यक है कि आप अगर नोट्स तैयार कर रहे हो तो आप उसे 2 पार्ट्स में करिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन के आंसर लिखने हो तो आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम प्रकृति के रूप में इसका वर्णन देखते हैं और फिर बाद में मानवीकरण जो किया गया है दामाद के रूप में उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पंक्ति है आपकी, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर में। ठीक है, गांव में शहर के। कवि कहते हैं कि पहले हम लोग इसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन देख लेते हैं। जब प्रचंड गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है तो उस समय का जो वातावरण है वो कैसा होता है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो बहुत ही सज धज करके आए हुए हैं। ठीक है, मेघ यानी बादल, ठीक है, मेघ यानी बादल, बन ठन के यानी कि सज धज के, बन ठन के यानी सज धज के। बादल जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सज धज करके गांव में आए हुए हैं और आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए आगे आगे जो है पुरवैया हवा चली आ रही है। बयार का अर्थ होता है हवा। ठीक है, जब आकाश में काले काले बादल घुमड़ते हैं तो उस समय जो है हवा चलने लगती है, ठंडी ठंडी पुरवैया हवा। तो उसी रूप का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि आकाश में जो बादल बहुत ही सज धज के आए हुए हैं, घुमड़ रहे हैं, वो बादलों के आगमन की सूचना जो है वो ऐसा लगता है कि पुरवैया हवा जो है नाचते गाते उसके पहले आकर के उसके आगमन की सूचना दे रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। कवि आगे कहते हैं कि सभी लोग जो हैं वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोल ली, यानी गांव की गली गली में जितने भी घर हैं सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल ली हैं। क्योंकि जब इतनी प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा होती है तो लोगों को बहुत ही सुखद महसूस होता है। ठीक है, तो वो वातावरण जो है वो बहुत ही
सुंदर होता है, इस दृश्य को देखने के लिए सभी लोगों ने अपने घर की दरवाजे खिड़कियां खोल ली हैं, क्योंकि काले काले जो बादल घुमड़ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वर्षा की बूंदें जो मिट्टी पर पड़ती हैं, तो मिट्टी की जो सोंधी सोंधी महक होती है वो मन को बहुत ही आनंदित महसूस कराने वाली होती है। ठीक है, तो उस आनंद का, उस सौंदर्य का दृश्य देखने के लिए सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल लिए हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। ठीक है, पाहुन यानी मेहमान। ठीक है, तो बहुत समय के बाद हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम बहुत आनंद महसूस करते हैं, उल्लसित होते हैं। तो इसी बात को कवि कहते हैं कि बहुत समय के बाद, बहुत भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई है, बादल आकाश में छाए हुए हैं, तो उसे देख करके सभी जो है बहुत ही खुश हो रहे हैं। ठीक है, उस आनंद का लाभ उठाने के लिए सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मानवीकरण रूप भी देख लेते हैं। मेघ आए बन ठनके, यहाँ मेघ का मानवीकरण किया गया है दामाद के रूप में। दामाद यानी जो बेटी के पति होते हैं। ठीक है, और गांव में दामाद को पाहुन कहा जाता है। ठीक है, मेहमान कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे पाहुन कहा गया है। लेकिन आपकी जो कविता है उसमें पाहुन का अर्थ मेहमान न होकर के दामाद के रूप में वर्णन है। ठीक है, तो आप दामाद भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मेघ रूपी जो दामाद हैं, यानी दामाद जो शहर से काफी लंबे समय के बाद आए हैं, तो बहुत ही सज धज के आए हैं, बन सवर के आए हैं, और उनके आगमन की सूचना देने के लिए जो गांव के जो बच्चे हैं और रिश्ते में जो उनकी सालियां हैं, वे सभी जो है दौड़ते भागते हुए उनके आने की सूचना देने के लिए भागे चले आ रहे हैं। तो भागे चले आ रहे हैं, जैसे कि बयार चली आती है बादलों की सूचना देने के लिए, तो भागे चले आ रहे हैं और सभी लोग यानी गांव के जो सभी लोग हैं वो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल करके उनकी एक झलक देख लेना चाहते हैं। क्योंकि गांव में जब किसी के घर दामाद आते हैं तो सभी को ये उत्सुकता होती है कि हम उनका दामाद कैसा है उसको देखें। ठीक है, तो सभी लोग जो है अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल करके उनकी एक झलक लेने की कोशिश करते हैं। तो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी शहर से आए हुए जो पाहुन हैं, मेहमान हैं, वो गांव में आए हुए हैं और उनकी झलक देखने के लिए सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल लिए हैं। ठीक है, अब दोनों ही रूपों में देख लेते, दोनों रूपों में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, लेकिन दोनों रूपों को मिलाकर हम देख लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि मेघ रूपी दामाद जो है वो बहुत ही सज सवर के बन ठन करके आए हुए हैं और उनके आगमन की सूचना देने के लिए ऐसा लगता है कि पुरवैया हवा रूपी जो बच्चे हैं, सालियां हैं, उनके आगमन की सूचना देने के लिए आगे आगे नाचते गाते हुए चले आ रहे हैं। और उस दृश्य को देखने के लिए सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां जो है वो खोल लिए हैं। जैसे लगता है कि बहुत समय के बाद कोई मेहमान जो है वो गांव में आए हुए हैं। ठीक है, यानी मेघ रूपी जो दामाद हैं, बादल रूपी जो दामाद है, वो बहुत समय के बाद गांव में आए हुए हैं, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चलते हैं हम लोग। मेघ आए बड़े बंधन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बागी जीवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखाए। ठीक है, पहले प्राकृतिक रूप में देखते हैं इसका वर्णन। मेघ आए बड़े बंधन के संवर के, यानी कि बादल जो हैं वो बहुत ही सज धज करके आए हुए हैं, और बादल जब गिरते हैं यानी वर्षा ऋतु जब आती है तो उसके पहले जो हवा चलने लगती है, तो हवा चलने से क्या होता है कि पेड़ जो हैं वो कभी झुक जाते हैं, कभी जो है उचकते हैं, यानी कभी जो है नीचे की ओर झुकते हैं, कभी उठ जाते हैं, क्योंकि हवा चल रही होती है। ठीक है, तो उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ जो है कभी झुक करके बादलों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि अपने गर्दन उचकाए, यानी गर्दन को उठा करके। ठीक है,
गर्दन उचकाए यानी गर्दन को उठाना। तो गर्दन को कभी उठा करके ऐसा लगता है कि बादलों को देख लेना चाहते हैं, क्योंकि वो दृश्य जो है वो वृक्षों के लिए बहुत ही मनोरम है, क्योंकि बादलों के आने से, वर्षा ऋतु के आगमन से जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो भी बहुत ही उल्लसित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जब ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी तेज हो जाती हैं, वो आंधी का रूप धारण कर लेती हैं, तो उस समय आंधी में क्या होता है कि जो धूल मिट्टी है वो तेजी से उड़ने लगता है। तो जब धूल मिट्टी तेज उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो गोला गोला घूम रही हो। ठीक है, तो ऐसा गोला गोला घूमते हुए धूल मिट्टी जो है, आंधी जो है वो तेजी से चल रही है। और बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखाए। तो जब तेज हवाएं चलती हैं, पहले तो नदी में हलचल होती है जब हवा धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन जब वही हवा जब आंधी का रूप धारण कर लेती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नदी का जल जो है वो ठहर जाता है। ऐसा लगता है कि वो ठहर गया है, उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। तो उस ठहरी हुई जो नदी का जल है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो इसी बात को वर्णित करते हुए कवि कहते हैं कि नदी जो है ऐसा लग रहा है वो ठिठक गई है, यानी अचानक से रुक गई है। ठिठकी का अर्थ होता है अचानक से रुकना। ठीक है, अचानक से रुक गई है। बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी नजर। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि नदी जो है अचानक से ठिठक गई है और अपनी तिरछी नजर से बादलों को देख लेना चाहती है। ठीक है, अपनी जैसा लगता है कि बादल को देखने के लिए उसने अपने घूंघट हल्का सा सरका लिए हैं, तो तिरछी नजर से वो बादलों के दृश्य को देख लेना चाहती हैं। ठीक है, अब इसका हम प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में वर्णन हो गया, फिर हम लोग मानवीकरण के रूप में देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मेघ रूपी जो दामाद हैं, यानी दामाद जो हैं शहर से बहुत ही सज धज के आए हुए हैं, बन ठन के आए हुए हैं और पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। उनको देखने के लिए जो दामाद गांव में आए हुए हैं, उनको देखने के लिए जो गांव के लोग हैं वो कभी जो है झुक करके उनका अभिवादन कर रहे हैं, कभी उचक उचक करके उन्हें देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका दामाद कैसा है, हम उसकी एक झलक देख लें। तो सभी लोग जो है उस दृश्य को देखना चाहते हैं और दामाद की एक झलक लेना चाहते हैं। तो कभी जो है अपनी गर्दन को उचका उचका करके, उठा उठा करके देख रहे हैं, कभी जो है जो सामने पड़ जाते हैं उनको अभिवादन कर रहे हैं, उनका दामाद का जो है। फिर आगे कभी कहते हैं आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यानी जो तेज आंधी चलती है, धूल मिट्टी जो गोल चक्कर लगाती है, उसी रूप का एक युवती के घाघरे के साथ वर्णन करते हुए कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई युवती जो है अपने घाघरे को समेट करके दौड़ी दौड़ी भागी चली आ रही है। ठीक है, घाघरा यानी लहंगा जो लड़कियां पहनती हैं। ठीक है, तो जब कोई दौड़ता है तो लहंगा जो कि बहुत घेरे वाला होता है वो फंस सकता है, तो वो लगता है वो उसे समेट करके, ठीक है, उसे समेट करके दौड़ी दौड़ी भागी हुई चली आ रही है, ये सूचना देने के लिए कि अतिथि आए हैं, दामाद आ रहे हैं। ठीक है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखाए, यानी जो गांव की जो बहुएं होती हैं, गांव की बहुओं, ये संस्कृति उनकी होती है कि वो घूंघट ऊपर नहीं उठाएंगी, लेकिन उनके अंदर ये उत्सुकता भी है कि दामाद को देखना है। ठीक है, तो दामाद को देखने के लिए वो ठिठक जाती हैं, कहीं पे अचानक से रुक जाती हैं और अपने घूंघट को हल्का सा सरका करके, सरखाए मतलब सरकाना, थोड़ा सा नीचे की ओर खींच देना। ठीक है, और बाकी चितवन यानी तिरछी नजर से
घूंघट को हल्का सा सरका करके तिरछी नजर से बहुएं जो हैं वो गांव के दामाद को देखने की कोशिश कर रही हैं, देखने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो उनकी ये उत्सुकता है कि हम दामाद को देख लें, तो तिरछी नजर से ही देखने का प्रयत्न कर रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा दोनों ही रूपों को मिला करके देख लेते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो मेघ रूपी दामाद जो कि बहुत ही बन ठन करके शहर से गांव में आए हुए हैं, उन्हें देखने के लिए यानी बादल रूपी दामाद को देखने के लिए सभी गांव के लोग जो हैं कभी उचक उचक करके देखना चाहते हैं उन्हें, कभी उनका अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हैं। और जो आंधी चलती है, धूल मिट्टी उड़ते हैं बादलों के आगमन पे, तो उस धूल मिट्टी जो उड़ रही है उस धूल रूपी घाघरे को यानी नवयुवती जो है वो अपने घाघरे को समेट करके ऐसा लगता है कि बादल रूपी दामाद के आगमन की सूचना देने के लिए भागी भागी चली आ रही है। और नदी रूपी जो बहुएं हैं वो ठिठक करके अपने सिर से अपने घूंघट को हल्का सा सरका के तिरछी नजर से बादल रूपी दामाद को देख लेने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों ही रूपों में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे मेघ का जो मानवीकरण किया गया है वो दामाद के रूप में है, और यहाँ पर नदी का मानवीकरण जो है वो बहुओं के रूप में किया गया है। ठीक है, जो गांव की बहुएं हैं ये भी मानवीकरण किया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आ गई है। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं या कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसके उत्तर देने के लिए। और इसके आगे का जो कविता का अंश है उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जो 2 स्टैंजा बचे रह गए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।